Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 9 Human Resources. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with role of health and education in developing ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में हेल्थ का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, अब हम वो पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति बेटा हेल्दी भी है, एजुकेटेड भी है, तो वो कंट्री के लिए वेल्थ की तरह है, एसेट की तरह है, संपत्ति की तरह है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई प्लॉट खरीद लो, कोई ज़मीन खरीद लो, कोई घर खरीद लो, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा फ्यूचर में। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अच्छी अच्छी खासी हेल्थ है उसकी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा लिखा है, तो वो भी किसी नेशन के लिए, किसी कंट्री के लिए क्या ही होता है, वेल्थी होता है, और उसके ऊपर ही कंट्री का प्रोग्रेस जो है वो टिका हुआ होता है। तो एक हेल्दी एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होगी वो वेल्थ होगी नेशन का, और नेशन प्रोग्रेस में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई हम कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना है किसी कंट्री का, या पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो पर कैपिटा इनकम मतलब होता है पर पर्सन इनकम। ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि कोई भी कंट्री जितना भी साल भर में अर्न करती है उसको उसकी टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाती है, पर पर्सन इनकम या पर कैपिटा इनकम। जैसे टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक हुई बात। तो क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। ठीक है। चलो, तो टोटल प्रोडक्शन से, पर कैपिटा इनकम से हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। पर इसके अलावा बेटा हेल्थ का अपना रोल होता है, एजुकेशन का अपना रोल होता है। आप हेल्थ और एजुकेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इन सब में बेटा पर कैपिटा इनकम तो लोगों की आपको अच्छी मिल सकती है, पर वहाँ पर भी क्योंकि वहाँ पर ऑयल रिजर्व बहुत है। पर अगर हम वहाँ पर एजुकेशन लेवल की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, तो वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। मतलब एजुकेशन, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर है ही नहीं। हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चा पॉपुलेशन का, जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंटल प्रोसेस को हार्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास हेल्दी वर्कफोर्स होगी, सारे लोग स्वस्थ होंगे पूरी तरीके से, तो वो आपकी कंट्री के लिए एसेट, एसेट को हिंदी में हम बोलते हैं संपत्ति। क्या बोलते हैं, संपत्ति। अरे यार, संपत्ति ऐसे ही लिखते होंगे शायद। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, लाइफ स्टॉक, ये सब हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो हेल्दी वर्कफोर्स है तो किसी भी नेशन के लिए संपत्ति की तरह है। लोग जो हेल्दी होंगे वो अपनी पूरी एबिलिटीज को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। अगर वहीं वो बीमार होगा तो वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यक्ति अपनी मेंटल, फिजिकल सारी कैपेसिटीज़ का पूरा यूज़ कर पाएगा। उसे हेल्दी होना चाहिए, फ्री ऑफ डिसीज़ होना चाहिए। तो अब जब आपको पता है, आपकी कंट्री की सरकार को पता है कि भैया एक हेल्दी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे लिए एसेट की तरह होगी, तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा, कि वो लोगों के लिए करे, उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट दे, बैलेंस डाइट दे, उनके वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल करवाए, और वो भी एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम दामों पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ये हर कंट्री की सरकार की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट दे, इवन एडिकेट सैनिटेशन एमिनिटीज़ प्रोवाइड करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो पहले बेटा क्या हुआ करता था, कब 1951 में जो डेथ रेट था वो कितना था, 25 पर 1000 पीपल, हर 1000 बच्चे, हर 1000 लोगों पे 25 व्यक्ति मरते थे। पर अब ये कम हो गया है, ये अब कितना हो गया, 7.3 पर 1000। मतलब अब 1000 लोगों पे 8 या 7 व्यक्ति मरता है। देखो आधा तो नहीं मर सकता है ना, 7.3 तो हो ही नहीं सकता। ये तो मास पॉपुलेशन में देखा जाएगा। हम जैसे बोले 100,000 लोग हैं, तो 1000 में से जब 7 या 8 व्यक्ति मरते हैं अब 2016 में, पहले 25 मरते थे। ठीक हुई बात। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई पहले 1000 लोगों में 25 लोग मर जाते थे, आज 1000 लोगों में 8 लोग या 7 लोग मर रहे हैं। तो वो इसलिए बेटा कि आज हम किसी भी बीमारी को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। पहले तो हम
डेंगू को मलेरिया को डेंगू की दवाई दे देते थे, है ना? बहुत टाइम तक टीबी को डायग्नोस नहीं कर पाते थे, एड्स को डायग्नोस नहीं कर पाते थे, पर अब इतना बढ़िया हमारे पास इन मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है कि आप बीमारी को एक इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हो, है ना? डायग्नोस एक बार हो गया तो आपको मेडिसिन, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एट बर्थ वो सिर्फ थी 36.7 ईयर्स, पर अब वो कितनी हो गई है 68.35, ठीक है, 2015 में। कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट हुआ है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है किसने, हमारे हॉस्पिटल्स ने, जो भी हमारी गवर्नमेंट क्या चलाती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। वैक्सीनेशन का तो पेनिट्रेशन सरकार ने इतना डीप कर दिया है कि गांव-गांव तक हर बच्चे को वैक्सीनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने ली हुई है। प्लस मोहल्ला क्लिनिक, छोटी-छोटी डिस्पेंसरी, इन सब की वजह से क्या हो रहा है बेटा, आयुष्मान कार्ड योजना जिसमें 8 लाख तक आप सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करा सकते हैं। सरकारी में तो फ्री हो ही रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी लेके आए थे आयुष्मान कार्ड योजना, है ना? तो ये सारी जब हम चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि है इम्प्रूवमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा, है ना? स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो उसके थ्रू हम लोग साफ-सफाई की बात करते हैं, हाइजीन मेजर्स ले रहे हैं। आप लोग देखते होंगे आपके एरिया की जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब मॉस्किटोज़ का, मच्छरों का टाइम होता है तो वो दवाइयाँ स्प्रे कर रहे हैं, करते हैं ना, पानी को कहीं रुका नहीं रहने दे रहे हैं, प्रॉपर आपके यहाँ वैन आती होंगी जो गार्बेज कलेक्ट करती होंगी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ इस सब को करने से क्या होंगी? कम होंगी। और जो मॉडर्न मेडिकल मेथड्स हैं ट्रीटमेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। बेटा जब आप इस ग्राफ को समझोगे तो आप देख पाओगे कि बर्थ रेट भी कम हो रहा है, मतलब पहले जितने बच्चे पैदा होते थे पर पर्सन वो भी कम हो गए हैं, और डेथ रेट भी ग्रेजुअली स्लो डाउन कर गया है, ठीक है? और दोनों ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि घर में जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उन पे हम फोकस कर पाएंगे, उन्हें उतना अच्छा एजुकेशन, उतनी अच्छी हेल्थ दे पाएंगे, और डेथ रेट का कम होना भी बहुत ज़रूरी है, तो दोनों पर ही हमने पॉजिटिवली काम कर लिया है। अब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो बेटा जो एजुकेशन है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है लोगों को, उन्हें बहुत सारे स्किल्स में इक्विप करती है, ठीक है? जॉब मार्केट के लिए उन्हें तैयार करती है, उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी मददगार होती है। शिक्षा से देखो हमें नॉलेज तो मिल रहा है, हमें स्किल्स मिल रहे हैं, हम रेडी टू मार्केट हो रहे हैं, मतलब मार्केट में जिस टाइप की जॉब्स हैं वो जॉब्स के लिए हम तैयार होते हैं, है ना? हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी, सॉरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। मेंटल बोले तो मानसिक, स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्मिक, तो दोनों ही तरीके के डेवलपमेंट आपको एजुकेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है? एक कंट्री आगे तब तक नहीं जा पाएगी विकास के पथ पर, डेवलपमेंट के पाथ पर, अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट के पाथ पे चलना है तो उसको अपने एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। बिना एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए कोई भी कंट्री डेवलप कर ही नहीं सकती। आज बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चलो वो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो हमारी भी नंबरिंग बहुत नीचे है, क्योंकि आज भी हमारा एजुकेशन जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो थोड़ा-सा कम है अदर कंट्रीज़ से। आज आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को ही देख लो ना, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को जब आप देखोगे बेटा, तो वहाँ पर ऑयल रिज़र्व है, पैसा बहुत है, पर उन कंट्रीज़ की काउंटिंग डेवलपमेंटल कंट्रीज़ में नहीं होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन पे प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है। तो अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट के पाथ पर आगे की तरफ जाना है तो वो अपने लोगों को इग्नोरेंट बना के तो ये काम नहीं कर सकती, उन्हें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो ट्राई कर रही है कि वो सारे स्टेप्स ले जिससे वो अपने लोगों को एजुकेट कर पाए, अपनी कंट्री में शिक्षा दे पाए। इवन हमारी गवर्नमेंट भी सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान लाई थी अटल बिहारी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, नहीं, मतलब बीजेपी उसका मेजर लाया था, गवर्नमेंट थी एनडीए की, नेशनल डोमेस्टिक अलायंस की। तो इनके टाइम पे सर्व शिक्षा अभियान आया, हमारे यहाँ नवोदय स्कूल हैं, ठीक है? जो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हम राइट टू एजुकेशन ले आए हैं जिसके थ्रू 14 साल तक के बच्चे को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
गवर्नमेंट स्कूल का एक बड़ा सा नेटवर्क हमारी कंट्री में है ही। अभी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सीएम राइज स्कूल के लिए भी बहुत काम किया है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है। तो बेसिक एजुकेशन हर कंट्री में फ्री प्रोवाइड की ही जानी चाहिए, प्राइमरी लेवल तक। हाई एजुकेशन के लिए भी स्कूल कॉलेजेस हमारी कंट्री में हैं। हम रिसर्च फैसिलिटीज़ बंदों को दे रहे हैं। बेटा जेएनयू का नाम आपने सुना होगा, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आज के अगर आप हमारे सारे मिनिस्टर्स को देखोगे, भले वो निर्मला सीतारमन हो, एस जयशंकर हो या और भी कोई हो, इनमें से बहुत सारे लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की है? जेएनयू से। बहुत नेग्लिजिबल फीस में बहुत अच्छा एजुकेशन देता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो सरकार को बेसिक एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे, हायर एजुकेशन स्कूल कॉलेज लेवल पे, रिसर्च फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अपने लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे वो अपने स्किल्स को प्रॉपरली हार्नेस कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ। जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, वो भी 18% इम्प्रूव हुआ है किस सिचुएशन से? 1951 में, 1951 में जितना भी हमारा एजुकेशन रेट था, उससे आज हम 18% और ऊपर ही आ गए हैं। 2011 की बात करें तो जो एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट था, वो 74% हो गया है। राइट टू एजुकेशन हम ले आए हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हम दे रहे हैं 14 साल से छोटे बच्चे को, है ना। और सर्व शिक्षा अभियान तो पूरा टारगेट बेस्ड था। सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है स्कूल और कॉलेजेस के नंबर में लास्ट फ्यू डेकेड्स में। अब यहाँ पर लिटरेसी रेट देखेंगे इंडिया का हम, तो ये 1951 में देखो आप, मेल और फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है। पर यहाँ पर 2011 में देखो, आज भी नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है 10 to। इससे अगर हम कंपेयर करें तो हम कितना आगे आ गए हैं और फ्यूचर में और आगे जाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटा स्किल्ड और अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि भाई उसके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग है या स्पेसिफिक स्किल सेट है कि वो कोई पर्टिकुलर काम कर सकता है। कुछ लोगों को आप देखते हो कि बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूरल्स बना रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म बना रहा है। जैसे आजकल तो कितनी सारी विधाएं खुल गई हैं, भैया कोई रेजिन के ऊपर काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ के और ऊपर काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो। कुछ डिज़ाइनर ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर प्रोफेशनल डिग्री ली है तो दैट इज़ डिफरेंट। पर कई बार हम लोग देखते हैं कि बिना कुछ किए भी कुछ लोगों के अंदर से वो कला होती है, हुनर होती है, मतलब वो स्किल्ड है। उनके पास डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग हो सकता है, पर वो अपने स्किल सेट के बेसिस पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। कितने सारे फैशन डिज़ाइनर्स को हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया अर्न कर रहे हैं। कितने सारे पेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कितना बढ़िया अर्न कर रहे हैं। तो जैसे कोई फिजिशियन हुआ, कोई मैकेनिक हुआ, कोई इलेक्ट्रिशियन हुआ, कारपेंटर हुआ, टेलर हुआ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई की हो। एक कारपेंटर को किसी कॉलेज में जाके सिखाया हो सकता है उसने खुद से सीखा हो, है ना। कई बार इनबिल्ट भी होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखा होता है, पर हाँ यार उनको आता है कि यार इसको ऐसे करूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर्स अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे हैकर्स होते हैं, किसी में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो लोगों को अपनी बातों से अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, ठीक है। तो स्किल मतलब आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स वो लोग हैं जिनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है या कोई स्किल सेट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शंस करते हैं जिसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो वो है एग्रीकल्चरल लेबर, जिसको कोई ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, 2-4 दिन सिखाओगे वो सीख जाएगा, भैया यहाँ से घास काटनी है, यहाँ रखनी है। स्वीपर्स, क्लीनर, डोमेस्टिक मेड्स, पियोन्स, वॉचमैन, लोडर्स, अनलोडर्स। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो अपने अंदर एक अच्छा एजुकेशन लेके आए बेटा, एक स्किल सेट जनरेट करें, है ना। नहीं तो लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जानी है। चलो अब हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट होता है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किसी भी कंट्री के। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को अगर हमें सोशली इकोनॉमिकली, सोशली मतलब सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से डेवलप करना है, तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बैडली रिक्वायर्ड होता है। एक शिक्षित आदमी, एक स्किल्ड व्यक्ति, कुशल व्यक्ति
बहुत पॉजिटिव रूप से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं हम रिसोर्सेज का। हमारी कंट्री इंडिया, जहाँ पर हम पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा हैं, अगर हमारी सारी पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए बेटा, तो हमें नंबर वन होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाला पावर सेंटर इंडिया ही हो सकता है। लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वो लोग जनरेट कर पाएंगे। देखो, हम हमारी कंट्री के पॉपुलेशन को अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमें उनमें किसी ना किसी स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा, एक अच्छे एजुकेशन देना पड़ेगा। और अगर ये दोनों काम हम कर पाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा, इनकम ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ होगी, है ना। तो बेटा, अगर अच्छे से व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा हमारे बर्थ रेट को, हेल्थ को, जनरल वर्क एनवायरनमेंट को सुधार देगा। बेटा, तुम लोग देखना, जितना व्यक्ति क्वालिफाइड होता है, जितना उसको स्किल सेट उसके अंदर होता है, उतना ही वो फालतू बातों पे कम ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है ना। तो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। देखना, जितने भी डेवलपिंग नेशंस होंगे ना, वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, और जितने भी डेवलप्ड वंस होंगे वहाँ पर ग्रोथ रेट कम होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डेवलपिंग नेशंस में वो कम होता है, दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें हम, तो वहाँ पर होता क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है भैया, खाने की कमी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। अब वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक शिक्षा। देखो, आप इतनी बड़ी कंट्री हो कि सरकार के बस की बात ही नहीं है कि वो हर व्यक्ति को जॉब दे दे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कुछ बचपन से ही इस तरीके से बिल्ड करते चलें कि भाई, अगर आपको सरकार नौकरियां नहीं दे पाई तो आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमें प्राइमरी लेवल से व्यावसायिक शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस, कैसे बिजनेस कर सकते हैं भाई। छोटा मोटा बिजनेस तो हर व्यक्ति कर सकता है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो, जैसे मोमबत्तियां बनाना, अगरबत्ती बनाना, पातल दोने बनाना, कॉटन की विक्स, मतलब क्या बोलते हैं वो, बत्तियां बनाना, है ना। स्कूल और कॉलेज जितने भी हैं कंट्री में, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को अगर प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री सोशली इकोनॉमिकली दोनों तरीके से डेवलप हो जाएगी। सोशली बार बार क्यों बोला जा रहा है, अगर व्यक्ति काम धंधे में लगा होगा, उसके पास अपना कोई काम होगा, तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज तो बिल्कुल नहीं करेगा। किसी चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को नहीं छेड़ेगा, जुआ नहीं खेलेगा, सट्टा नहीं खेलेगा, मतलब गैम्बलिंग नहीं करेगा, स्टॉकिंग नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीधे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। लार्ज नंबर में टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चों की, उन्हें एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। इससे वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे, इवन फॉरेन मार्केट्स को भी कैटर कर पाएंगे, ठीक है। अ गुड एग्जाम्पल इज द लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन बीपीओज। हमारे बहुत सारे बच्चे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, केपीओज में काम कर रहे हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप लोग जब कॉल सेंटर्स पे कॉल करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, जर्मनी, ये लोग क्या करती हैं, अपने कॉल सेंटर्स इंडिया में बना देती है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड व्यक्ति जिसको कंप्यूटर भी आता हो, वो थोड़े से कम दामों में हायर कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति को जॉब रखने के लिए आपको उतना पे नहीं करना पड़ता जितना यूएसए यूके में करना पड़ता है। तो वो अपने बीपीओज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ लगा देते हैं, कॉल सेंटर्स यहाँ बना देते हैं, केपीओज इंडिया में बनाए हैं, है ना। इस तरीके से इंडिविजुअल अर्न भी कर सकता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर जाएगा। बेटा, जब आप पैसा कमाओगे तो वैसी बात है, अपने ऊपर खर्चा करोगे और सीधे सीधे इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसे लॉन्च किया गया था 2015 में। ये वो प्रोग्राम है बच्चा जिसका एम था कि भैया यूथ को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। उनके नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनके डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से हम उन्हें कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ऐसा माना जा रहा है, हिसाब लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ लोगों को ट्रेन किया गया इंडस्ट्रियल और ट्रेड स्किल्स में 2022 तक।
इससे लोगों को रेलिवेंट जॉब मिलने में मदद मिली, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा-सा कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी। तो देखो लोग बेरोज़गार थे, उनके पास काम नहीं थे, हमने उन्हें उठाया, उठा के उन्हें ट्रेनिंग दे दी, उनके स्किल सेट को डेवलप किया, थोड़ा-सा और उन्हें कुछ अच्छा सिखा दिया। अब वो अपना जॉब खुद क्रिएट कर पा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है? अच्छा ये और ध्यान से सुन लो। अब हम पढ़ेंगे नाउ यू नो। इंडिया में स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, जिसके थ्रू हम यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, उनके नॉलेज और एबिलिटी पे। पहले उनकी नॉलेज उनकी एबिलिटी को देखते हैं, उसके हिसाब से हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें बहुत सारे स्किल सिखाते हैं, जिससे उन्हें रेलिवेंट जॉब मिल जाती है। रेलिवेंट मतलब कंसर्न रिलेटेड। अगर हम स्किल इंडिया की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जैसे कि अ, मतलब स्किल इंडिया के साथ-साथ उसी के पार्ट में और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है? चलो बेटा अब इस चेक पॉइंट को हम किस में पढ़ेंगे? काय में पढ़ेंगे भाई? शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।